नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट तक की प्लानिंग तो हम में से हर कोई करता है, पर रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई वजहों से। क्योंकि कामकाजी दिन हमारे उतने रेगुलर नहीं रहते हैं, रेगुलर आय की जरूरत होती है, सेहत को भी बार बार दुरुस्त करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस लिहाज से भी हमें रिटायरमेंट के बाद अपने आप को ख्याल रखने की जरूरत है। बढ़ती महंगाई, कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि जितना जरूरी रिटायरमेंट से पहले की प्लानिंग है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है रिटायरमेंट के बाद के 20, 25, 30 साल की प्लानिंग। तो कैसे की जाए ये प्लानिंग? सीनियर सिटीजन्स के लिए खास एपिसोड आज हम लेकर आए हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान फिलहाल शामिल हैं शो में, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा। अनिल जी का भी बहुत स्वागत हम करते हैं शो में। तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही हॉट टॉपिक है, हमारे शो का भी रहता है हमेशा। हर कोई जानना चाहता है कि रिटायरमेंट में हमें इतने खर्चों की जरूरत है, इतने कॉर्पस चाहिए, इतनी रकम इकट्ठा करनी है। लेकिन एक बार रिटायरमेंट पर पहुंच गए, उसके बाद कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें। आगे भी तो 20-30 सालों की जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए भी तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। हेमंत जी, आप सबसे पहले बताइए मुझे और हमारे दर्शकों को भी कि जो सीनियर सिटीजन की निवेश प्लानिंग है, स्पेशली आफ्टर 60, उसकी जो खासियत है, बेसिकली जो पूरे लाइफ की सेकंड इनिंग्स, क्योंकि हम इसको दूसरी पारी कह रहे हैं, सेकंड इनिंग्स की खासियत क्या है? जी स्वाति, देखिए, अगर हम सीनियर सिटीजन के अगर हम गोल्डन ईयर्स की बात करें, जैसे हम पोस्ट रिटायरमेंट की बात करें, तो मेरे हिसाब से एक तरीके से एक मिक्स बैग रहता है। एक इसलिए क्योंकि एक साइड में तो आपके पास समय है जो आपके शायद वर्किंग लाइफ में नहीं रहता है, तो आपके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो भी करना चाहें, आपके जो भी शौक है उनको पूरा कर सकते हो। लेकिन साथ में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपकी इनकम रुक जाती है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस कम नहीं होते हैं। तो आई थिंक एक चैलेंज भी है वहां पे कि आपका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, उसका जो मेन पर्पस है, या जो जिस लिए आपने वो कॉर्पस बनाया है कि वो आपके इनके या तो इनकम जनरेट करे या तो सप्लीमेंट करे या दोनों करे, वो पूरा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जैसे कि गोल्डन ईयर जो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं एक मिक्स बैग है। अमूमन ये कहते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो शायद ब्रॉडली हम मान सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर कि रिटायरमेंट के बाद उस समय पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने उसके लिए ठीक से प्लान नहीं किया, आपके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या आपने नहीं लिया, तो आपके खर्चे जो है वो बढ़ भी सकते हैं। थैंकफुली आज के टाइम पे अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी एक आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिटायरमेंट से पहले इसके बारे में प्लान करें। तो जैसा हम देख सकते, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिटायरमेंट से पहले इसके बारे में प्लान करें। तो जैसा हम देख सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट, और आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना कॉर्पस को बिल्ड करना है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहूंगा, उस समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो खर्चे हैं रिटायरमेंट के समय वो वही नहीं रहेंगे। तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो वो इस चीज को ध्यान में रख के करें कि अगर हम मान लीजिए 7% का एनुअल, अगर हम मान के चले कि इन्फ्लेशन है, अगर आपका एक्सपेंस आज 50,000 रुपये है, तो वो 5 साल के बाद करीब 71 या 72,000 हो जाएगा, और वो 10 साल के बाद वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, हम प्लान करते हैं ये सोचते कि चलिए आज की जो इन्वेस्टमेंट है उससे मेरा खर्चा पूरा हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये जो खर्चा है वो हर साल बढ़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आपकी जो प्लानिंग है पोस्ट रिटायरमेंट, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। महंगाई का आपने जिक्र किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महंगाई हो गया, पोस्ट टैक्स हो गया, कितना आपको मिल रहा है, रेगुलर आय आपको कितनी चाहिए, ये कुछ ऐसे रिटायरमेंट के बाद के स्पेशली जो कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस करना बेहद जरूरी है। अनिल जी, महंगाई की तो हमेशा हम बात करते हैं कि जब भी आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का खाका तैयार करना होता है, आपको महंगाई की गणना जरूर करनी चाहिए, और स्पेशली रिटायरमेंट के बाद तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये महंगाई को मात देने वाला हर निवेश तो नहीं हो सकता अनिल जी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि महंगाई से बेहतर रिटर्न शायद देने में सक्षम ना हो। तो इसलिए बहस छिड़ जाती है कि रिटायरमेंट के बाद भी इक्विटी एक्सपोजर तो लेना ही पड़ेगा, जिससे कि महंगाई को मात देने में कारगर साबित हो आपका निवेश।
अनिल जी के पास एक बार फिर से चलते हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत यहाँ पर आ रही है। मैं यही सवाल, ओके ओके फाइन, अनिल जी हमारे पास आ गए हैं। अनिल जी बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि महंगाई को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। लेकिन इसके पहले मैं स्वाति यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि एक वास्तविक आय का जो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है उसमें मैं एक मिनट लगाना चाहूंगा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न हर एक को निकालनी आनी चाहिए। क्या होता है कि लोग अमूमन ये देखते हैं कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे इतनी रिटर्न आ रही है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। असली चीज होती है कि उससे रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना। उसके लिए हमें दो चीजें घटानी पड़ती है रिटर्न में से। उनमें से एक तो वो है जो आप कह रहे हैं महंगाई, और दूसरी है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन निकालने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसी को ही हम बोलते हैं वास्तविक आय या रियल रेट ऑफ रिटर्न। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आपको महंगाई और इनकम टैक्स निकालने के बाद भी कुछ हाथ में बच रहा है, तो उसको लेके कुछ 2-3 तो ऐसे सरकार ने प्रबंध किए हुए हैं कि जो सारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक तो देखिए है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके लिए पीछे अभी सरकार ने उसका ब्याज भी बढ़ा दिया 1 अक्टूबर से। उसमें हर वरिष्ठ नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और उसमें जो ब्याज है वो 7.6% मिलता है सालाना, और वो तिमाही मिलता है हर 3-3 महीने, साल में 4 दफा। 15 लाख रुपए की उसकी लिमिट है, लेकिन वो काफी लोग जो हैं उसमें अपने जो गाड़ी खून पसीने की कमाई है उसको इन्वेस्ट करके और अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। इसी तरह से एक और स्कीम है LIC की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जो 2-3 साल पहले लॉन्च हुई थी। वो भी बहुत पॉपुलर है। उसमें भी 15 लाख रुपए की लिमिट है। उसमें 7.4% की रिटर्न मिलती है, और वो हर महीने मिलती है। तो ये इससे क्या होता है कि रिटायर होने के बाद भी आपको लगता है कि भाई आपकी पेंशन चल रही है या आपको एक रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, उससे आपकी आर्थिक ऊर्जा बढ़ जाती है, उससे आपकी जो फाइनेंशियल इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है स्वाति, जिसको हम बोलते हैं SWP इन डेट फंड। तो डेट फंड्स में आप अपनी कमाई का, अपने कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा लगा के वहां से अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल करते हैं तो उससे भी आपकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और उसके कुछ टैक्स के भी ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि आप इन्फ्लेशन टैक्स निकालने के बाद भी अपना गुजारा अच्छे से कर पाते हैं। ऐसी एक फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स हैं। इस तरीके के 3-4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आप अपनी जो भी आपने पूरी जिंदगी नौकरी करके प्रोविडेंट फंड जोड़ा है, ग्रेचुइटी जोड़ी है, लीव एनकैशमेंट है, जो रिटायरमेंट में पैसा मिला है आपको, उसको आप निवेश करके और एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक आय का स्रोत पैदा कर सकते हैं जो आपको आगे कई सालों तक आपके काम आएगा और इन्फ्लेशन को भी वो मीट करता जाएगा। तो आपने बोला कि निवेश को प्रभावित करते दो एस्पेक्ट्स, एक होता है टैक्स, एक होता है महंगाई, जिसमें आपको नॉमिनल नहीं रियल रेट ऑफ रिटर्न देखने की जरूरत है, और वही आपके हाथ में जो पैसा आता है वही सही है, वही रियल है, तभी इसको रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और अनिल जी ने अपने पसंद के और राय के कुछ स्कीम्स बताई जो कि 60 के बाद या स्पेशली रिटायरमेंट के बाद काफी कारगर है। क्योंकि यहाँ पर जिक्र ये भी मैंने थोड़ा किया था कि क्या वाकई हम महंगाई को मात देने में सिर्फ फिक्स इनकम से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं हेमंत जी। इसलिए कई लोग पूछते हैं 60 के बाद इक्विटी कितना, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि जितना जितना आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना शुरू कर दीजिए, आप थोड़ा सा डेट की तरफ एक्सपोजर बढ़ाइए। लेकिन अगर मानिए इसको हम नए इनिंग्स की तरह माने 60 के बाद की एज को, जो हमें 20, 30, 25, 35 साल आगे जीने हैं, क्या उसमें इक्विटी का एक्सपोजर आजकल के टाइम में जरूरी हो गया है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कुछ ऑप्शंस की जैसे अनिल जी ने बात की, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आपको पता है कि आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, आपका पैसा सेफ है, और आप लाइफ की उस स्टेज में है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमेशा दो तरह के रिस्क हैं। एक तो ये कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नीचे ना हो। दूसरी बात, बड़ा रिस्क जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, वो है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर हम पूरा पैसा इन ऑप्शंस में लगाते हैं तो क्या हमारी जो आगे जाके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने वाली, एक्सपेंसेस बढ़ने वाली, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, वो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर हम 7% की इन्फ्लेशन लेके पकड़ते हैं तो अगर वो 10 साल में वो एक्सपेंसेस अगर वो डबल होने वाले हैं और साथ में और भी इश्यूज हैं, आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, आई थिंक कुछ इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को अगर देखें, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि एक तो ये कि जो आपने एक्यूमुलेटेड कॉर्पस बनाया वो आपकी लाइफ टाइम तक आप उसके ऊपर सर्वाइव कर सकें, वो उनमें
इनकम जनरेट कर सके, और कहीं ना कहीं आपकी ये भी इच्छा होगी कि आप एज ए लेगेसी जो है अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा उसमें छोड़ के जाए। तो मुझे लगता है कि इक्विटी से बिल्कुल बाहर रहना शायद वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, की एस्पेक्ट ये है कि प्रोपोर्शन कितना हो, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो ये कि आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी, कभी कभी क्या होता है रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपके पास कोई लायबिलिटीज है तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। दूसरी बात, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। मान लीजिए अगर आपको पेंशन मिल रही है तो शायद आपकी जो रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो शायद आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना पाए कि जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर कुछ हो जाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इक्विटी का रोल बहुत ही जरूरी है। वहां पे मैं ये कहूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए उस स्टेज में शायद डायरेक्टली इक्विटी में जाना तो बहुत ही रिस्की होगा। म्यूचुअल फंड में भी जैसे हम इक्विटी फंड बोलते हैं, वहां भी शायद डर लगे कि हमें उसमें जाए कि नहीं जाए। बट थैंकफुली कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं, जिसमें पैसा जो है वो इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट में जाता है, जो दोनों तरीके से अच्छे हैं। एक तो रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें या इक्विटी सेविंग की बात करें तो उसमें मार्केट के लेवल के हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर ऊपर और नीचे जाता है। तो कोशिश फंड मैनेजर की ये रहती है कि अगर मार्केट बहुत ऊपर गया तो इक्विटी एक्सपोजर नीचे हो, अगर नीचे गया तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़े। टैक्सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी ऑप्शन की पहले बात की, कंजर्वेटिव ऑप्शन या जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं पोस्ट टैक्स रिटर्न को भी देखना होगा, और यहाँ पे सिर्फ आपको 10% कैपिटल गेन देना। तो स्पेशली अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में है तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए चैलेंज ये है कि इक्विटी में एक्सपोजर कितना हो और डेट में कितना हो, तो ये आई थिंक बिल्कुल सर्व करता है। और जैसे बात की हमने पहले सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की, उनके लिए भी ये जो इक्विटी जो हाइब्रिड फंड्स है, इनमें मिक्स है तीनों का, वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से और पोस्ट टैक्स रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जाहिर सी बात है इक्विटी होना चाहिए, बट कितना एक्सपोजर हो वो डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल सिचुएशन। अब डेट निवेश की तरफ आते हैं अनिल जी। रिटायरमेंट के बाद डेट निवेश कैसा हो? ये तो हम देख भी रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हमेशा कुछ पर्क्स तो होते ही हैं। एफडीज में अगर दरों की बात की जाए तो कई बैंक सीनियर सिटीजन को वैसे भी थोड़ी ऊंची दरों पर ब्याज देते हैं। अभी तो कुछ बैंकों ने अपने एफडी की दरें बढ़ाई भी हैं। आने वाले टाइम में जितना हम देख पा रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो एफडी और ज्यादा आकर्षित हो रही है। तो लोगों में ये भी कंफ्यूजन या ये भी माइंड में बैटल रहता है कि एफडी क्या बहुत ज्यादा आकर्षक हो गया है। अब शायद सीनियर सिटीजन समझे कि अच्छा है, थोड़ा सेफ है, एफडी में पैसे डाल देते हैं, डेट में तो फिर भी थोड़ा जोखिम है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप समझना चाहेंगे एफडी या फिर डेट रिटायरमेंट के बाद, स्पेशली 60 के बाद, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? देखिए, जहां तक बैंक एफडी की बात है ना, एक तो हमें सबको मालूम है कि जो है एक बैंक पे एक्सपोजर हो जाता है और उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही आरबीआई से भी गारंटी मिली हुई है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली जो है, जो हमने पहली स्कीमें बताई आपको, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या प्रधानमंत्री वय बंधन योजना या फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, उन सब के मुकाबले में जो बैंक एफडी है वो सामने नहीं ठहरती है। उसके अलावा एक चीज हमें और याद रखनी चाहिए कि जो मैंने बताया वास्तविक आय का फॉर्मूला, तो अगर आप बैंक एफडी में आप पैसा लगाते हैं और 30% टैक्स ब्रैकेट है आपकी, क्योंकि आप अच्छी जगह से रिटायर हुए हैं, आपको पेंशन वगैरह मिलती है, तो फिर आप पाएंगे कि आफ्टर पेइंग टैक्स और इन्फ्लेशन निकालने के बाद जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो जाती है। तो आप तो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी बिजनेस को कि भाई आपको फाइनेंशियल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और ये यहाँ बात हो जाती है कि वो वीक हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप अपनी स्कीम्स को गवर्नमेंट्स की ऐसी स्कीम्स में फिक्स कर दें जहां पे रिटर्न अगले 5, 8 या 10 साल के लिए गारंटीड या अश्योर्ड है। बैंक एफडी में जो थोड़ा सा अभी बढ़ा हुआ ब्याज हमको दिख रहा है वो सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो सकता है इन्फ्लेशन और कम हो जाए और बैंक एफडी वगैरह में 3% भी ना मिल रहा हो। लेकिन अगर आपने जो स्कीमें मैंने बताई पहले, उसमें अगर आप अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा देते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप इन्फ्लेशन बीट करते हुए और इवन आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स भी आप रियल रिटर्न की बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बैंक एफडी में कम से कम पैसे लगाया जाए, 10-20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रही बात इक्विटी की, जैसे हेमंत जी ने बोला, वहां पे हमारी भी यही राय है कि आप कह रहे हैं कि 20-30 साल जीना है, लेकिन हम उससे हम एग्री नहीं करते हैं। हमारी अपनी ये ऐसा अंदाजा है कि सब लोग जो है कम से कम संचय लगाएंगे आप 90, 95, 100 साल तक, तो हमें 30-40 साल की बात करनी है। और अगर हम 60 पे रिटायर हो रहे हैं तो 60 की जो उम्र है वो आज की 40 के बराबर है। बहुत यंग होते हैं लोग जो 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं, तो उनको डेफिनेटली इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए उनका। और उसका जो एक बहुत पुराना, सदियों पुराना जो रूल चलता आ रहा है पूरी दुनिया में
कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतने परसेंट इक्विटी में लगाइए। तो अगर आप 60-65 के भी हो गए हैं तो आपकी कुल जमा पूंजी का 30-40% इक्विटी में, जैसे अच्छे अच्छे फंड, जैसे हेमंत जी ने भी बोले, जो हाइब्रिड फंड्स हैं, एसेट एलोकेशन फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इनमें आपको लगा के रखना चाहिए, ताकि वहां से आपको रिटर्न आए तकरीबन 10 से 12% की। और जो मैंने पहले स्कीम में बताई, वहां से आपको आ रही है 7-7.5% की, एवरेज आपकी बन जाएगी 10%। और आप टैक्स निकाल के इन्फ्लेशन को आराम से बीट करते हुए और 100 साल आराम से निकाल सकते हैं आप। तो ऐसे करके अगर प्लानिंग करेंगे, डेट और इक्विटी का अच्छा मिक्सचर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी स्कीम है स्वाति, हम बताना चाहेंगे आपको। एक देखिए एनपीएस है, जो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल कुछ साल पहले उन्होंने स्टार्ट करी थी। हम सब सीनियर सिटीजन्स को सलाह देते हैं कि आप एनपीएस में जरूर निवेश करिए। और लोग सोचते हैं कि भाई 60 साल के रिटायर हो गए, अब क्या एनपीएस में करें। ऐसा नहीं है। एनपीएस में जो निवेश करने की जो एज की एंट्री है वो 70 साल तक बढ़ा दी है। तो देखिए, अगर सरकार ने ये अलाउ करा हुआ है कि अगर आपकी उम्र 68 साल की भी है तब भी आप एनपीएस में स्टार्ट कर सकते हैं और 5-6 साल उसमें पैसा निवेश करके फिर वहां से पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक विकल्प बन जाता है। तो ऐसे करके अगर आप 5-6 विकल्प अपनी प्लानिंग में डाल लेंगे तो आप बहुत लंबी उम्र बहुत मजे में कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो जिंदगी का शतक पूरा करना है तो निवेश के विकल्प भी उसी तरह तैयार करने होंगे, जैसा अनुज जी बता रहे हैं। रेगुलर आय के लिए हम, जैसे दोनों हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान डेट फंड के जरिए उसका जिक्र किया। कई म्यूचुअल फंड के डिविडेंड ऑप्शन भी होते हैं जिससे आप रेगुलर आय ले सकते हैं। तो कई बार ये बहस भी छिड़ती है एसडब्ल्यूपी या डिविडेंड। इस पर भी एक छोटी चर्चा हम करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड गाइड में समझेंगे रेगुलर आय के लिए क्या है सही उपाय, डिविडेंड ऑप्शन या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल। तो कैसा हो रेगुलर आय का निवेश, म्यूचुअल फंड गाइड में हम समझने वाले हैं कि 60 के बाद खर्चों को मैनेज करने के लिए रेगुलर आय के इस समस्या को दूर कैसे किया जाए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और डिविडेंड प्लान पर खास तौर पर एक संक्षिप्त चर्चा हमारी रहेगी। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और अनिल चोपड़ा है हमारे साथ, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। हेमंत जी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा प्लान जो कि हमारे दोनों ही पैनलिस्ट ने यूनानिमसली आज चूज किया कि एक बहुत बढ़िया है म्यूचुअल फंड के रूट में रेगुलर इनकम पाने का। पर एक बहस कुछ समय तक ये भी रही कि डिविडेंड प्लान में फिर क्या बुराई है, उससे भी तो रेगुलर इनकम पाया जा सकता है। तो जब हम रेगुलर आय के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या फिर डिविडेंड प्लान की बात करते हैं, एक बेसिक डिफरेंस कैसे समझे इनके बीच? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां तक रेगुलर इनकम की बात है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। इनफैक्ट 3 ऑप्शंस है। एक तरफ होता है इंटरेस्ट, दूसरी तरफ होता है डिविडेंड और तीसरी तरफ है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब डिविडेंड क्या, अगर हम स्पेशली मार्केट लिंक प्रोडक्ट की बात करें, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, 2-3 इश्यूज हैं इसके अंदर। एक तो ये कि क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं, जब डिविडेंड आपके पास आता है तो वो वेरी करता है, उसका क्वांटम वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी बहुत फिक्स नहीं रहती है, कुछ फंड्स में रहती है, कुछ फंड्स में नहीं रहती है। और अगर आप बात करें हाइब्रिड फंड में, हो सकता है आपको डिविडेंड कम मिले या तो फिर फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से ना मिले। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिविडेंड जो है वो आपकी इनकम में ऐड होता है। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में 20 या 30% में, तो आपके जो डिविडेंड है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा उतना। तो जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, वो इंटरेस्ट और डिविडेंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है, क्योंकि जब आप पैसा निकालते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल का पैसा और एक जो कैपिटल गेन है। उसमें भी अगर आप मान लीजिए, जैसे हमने हाइब्रिड फंड की बात की, बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो उन जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो टैक्सेशन के लिए है, उनमें 1 लाख रुपए तक का जो कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। तो आप देखेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट में है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना पैसा चाहिए, किस तारीख को चाहिए। लेकिन हाँ, एज ए इन्वेस्टर केयरफुल रहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली विड्रॉ मत कीजिए, 5 या 6% विड्रॉ कीजिए आप। टैक्स एफिशिएंसी है, रेगुलरिटी है उसके अंदर, और जैसा मैंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एसडब्ल्यूपी जो है वो डिविडेंड से कहीं बेहतर ऑप्शन। ओके, तो एसडब्ल्यूपी डिविडेंड से बेहतर ऑप्शन हेमंत जी की राय में। अनिल जी, आपकी राय थोड़ी सी इससे जुदा है या आप भी समझते हैं कि रेगुलर आय के लिए एसडब्ल्यूपी एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बहस का विषय, या ऐसा प्रश्न हो गया कि आप पूछना चाहे तो यहाँ पे आलू डिविडेंड है और जो सेब है वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की विड्रॉल है। देखिए, जैसे हेमंत जी ने बताया कि डिविडेंड एक तो पूरी तरह से टैक्सेबल हो चुका है,
तो उसका वो चार्ज भी वहां पे खत्म हो गया। दूसरा ये है कि डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी आप नहीं तय कर सकते कि आपको हर महीने डिविडेंड चाहिए, वो तो म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करेगा, वो हर महीने दे नहीं दे, क्वार्टरली दे वगैरह। ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप चुनेंगे तारीख कि आपको हर पहली तारीख को पैसे चाहिए, हर 5 को, हर 10 को, जो आप तारीख चुनेंगे, जो अमाउंट चुनेंगे, वो अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। भाई आपने अपनी मेड को तनख्वाह देनी है, आपने अपने बिजली का बिल भरना है, रेगुलर कैश फ्लो है, ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी सिर्फ SWP से ही पूरी हो सकती है। डिविडेंड तो इसके सामने कहीं ठहरता ही नहीं है स्वाति जी, ये तो बहस खत्म हो चुकी है। SWP बहुत 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 ज्यादा बेहतर है डिविडेंड के मुकाबले में। ओके, तो SWP डेफिनेटली दोनों पैनलिस्ट के बीच में विनर है जब रेगुलर आय की यहाँ पर जिक्र हो। आखिरी सवाल दोनों से यही होगा हेमंत जी, अब जो हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो कि अब सीनियर सिटीजन अब बन गए हैं या फिर जिनके रिटायरमेंट आने वाली है, उनको अपने आगे की प्लानिंग में, जो अगर हम इसको सेकेंड इनिंग माने, वो बैठे अगर अपने पोर्टफोलियो को देखें तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को बढ़ाना चाहिए, अगर मैं एक ओवरऑल व्यू समझूं आपसे। हेमंत जी पहले। जी स्वाति, देखिए क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास कॉर्पस कितना है। दूसरी बात आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी। जैसे मैंने कहा, पर्सनल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पेंशन मिलती है या पेंशन नहीं मिलती है, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मेरा जो कॉर्पस है उसके सामने जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें मुझे किस तरह का रिटर्न चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास अगर 1 करोड़ का कॉर्पस है और आपको लगता है कि आपको एक साल में 10 लाख रुपए चाहिए अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो से तो वो पूरा होगा नहीं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, तो आपको देखना होगा कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बने, जैसे हमने पहले बात की, कि मिक्स हो, उसमें मार्केट लिंक प्रोडक्ट भी हो और आपके जो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी हो। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि वाकई में क्या मुझे 10 लाख खर्चा करने की जरूरत है, क्या कहीं ऐसा स्कोप है जहां पे मैं इसको कम कर सकूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने पहले कहा कि रिटर्न जो है, पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस रिटर्न पे मत जाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हमने पहले बात की, रियल रेट ऑफ रिटर्न जो आपके हाथ में आता है पोस्ट टैक्सेशन और इन्फ्लेशन को कंसीडर करके, वो आप देखिए, क्योंकि आगे जाके आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में आप जाते हैं तो आपका पैसा लॉक होता है, तो आप ये इस चीज को 3-4 एस्पेक्ट को ध्यान रखें, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। जी ओके, और फटाफट से 3 टिप्स आपके ओर से अनिल जी, सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अगर आपके रिटायरमेंट 2-3-4-5 साल रह गए हैं तो आपको 2-3 चीजें करनी है। एक तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी तारीख को आपकी रिटायरमेंट है, उस डेट में आपके खर्चे तकरीबन कितने होंगे उसका अंदाजा लगा लीजिए। और एक मैं यहाँ पे एक साधारण सा आपको एक गणित का एक रूल समझा देता हूँ कि जो भी आपकी मंथली एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लेटेस्ट एक की 50,000 रुपए की होगी 5 साल के बाद, तो पहले तो ये लगा लीजिए कि अगर आज 50,000 है तो 5 साल के बाद वो बढ़ के 65,000 हो जाएगी, इन्फ्लेशन जोड़ के। उसको फिर आप 200 से 240 से गुणा करिए, तो यानी कि 65,000 का 200 गुना हो गया 1 करोड़ 30 लाख रुपया। तो उतना आपके पास कम से कम होना चाहिए। उसके लिए आपको 4-5 जगह निवेश करने हैं। एक तो आपने देख लीजिए प्रोविडेंट फंड बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, फिर जो म्यूचुअल फंड में सिपें चल रही हैं वो बढ़ के कितनी हो जाएंगी, अगर उसमें कुछ कमी है तो सिपों को बढ़ाइए, डेफर्ड एन्युटी प्लान लीजिए, उसके अलावा एनपीएस का समावेश करिए, राइट। और ये सारी चीजें करके आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स का। और फिर आगे आप जब रिटायरमेंट के नजदीक आ जाएंगे, फिर जो आपको पैसा मिलेगा उस वक्त आप जो फिक्स स्कीमें पहले बताई थी हमने, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वगैरह, 20-30% पैसा उसमें लगाइए। और बाकी जो है लिक्विडिटी का जरूर ध्यान रखिए। लिक्विडिटी मिलती है आपको SWP डेट फंड से, जिससे आप जब चाहें जितना चाहें निकाल सकते हैं, बहुत ही कम एग्जीक्यूट पेनल्टी देंगे। ओके, तो ये रही सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंट टिप्स। हेमंत जी और अनिल जी दोनों हमारे साथ शो में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।